दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे। कुल मिला के दिन ठीक से गुजर रहा होगा। देखिए, आज से काफ़ी लोगों का मैसेज वगैरह व्हाट्सएप में रेगुलर आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर, आप बोलते हैं 45 ईयर्स से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। तो मैं इस बातों को भी कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा हर वॉल्यूम में, अपने जो पास्ट बिजनेस है और वो सारे चीज़ में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ वहाँ से आपको ज़रूर जानने का मौका मिलेगा। देखिए, आपको लगता है कि ये जो 33 मिनट्स का मैं आपसे बात करता हूँ रोज़ आके, सही पूछे तो इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दीजिए तो कुछ ना कुछ ज़रूर काम का बात सामने आ जाएगा। मान लीजिए आधा घंटा कहीं देने से कुछ फ़ायदा हो, बिल्कुल देना चाहिए। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना कितना प्रवचन सुनने जाते हैं। मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ बिल्कुल व्यापार के विषय में मेरा बातचीत होता है। मेन प्राइम फोकस मेरा बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस ही मेरा शुरू से रहा है। तो मैं इससे हट के चर्चा नहीं करता हूँ। दूसरा, करंट अफेयर्स पे मैं ऑलवेज बात करूँगा, इसलिए कि देखिए करंट अफेयर्स पे भी बात करना बिल्कुल आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए 212 देश कोविड इफेक्टेड है, जो वर्ल्डोमीटर दिखा रहा है। उसमें इंडिया अब टॉप 10 में है, और टॉप 10 से टॉप 4 में आने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। क्योंकि ये जो बीच के 6 कंट्री हैं ना, मैंने 10 और 4 के बीच में जो ये 5 देश हैं, इन 5 देशों में केसेस जो हैं सो एक दिन में मैक्सिमम 1000 के एवरेज में चल रहा है, और हम लोग 6 to 7,000 के एवरेज में चल रहे हैं। तो मतलब इनको क्रॉस करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से हम लोग रसिया के ठीक नीचे यानी टॉप 4 में आके खड़े हो जाएंगे। देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग नंबर 2 हैं। और एक चीज़ हमको थोड़ा सा, देखिए हमको जो समझ में नहीं आता है मैं ऑलवेज आपके सामने रख देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं हो मेरे हर जगह मैं सही हूँ। जो मुझे दिन भर एनालिसिस करके जो समझ में आता है मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, एकदम कॉमन मैन। सिर्फ यही है, एक एमएसएमई हूँ। एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि ये बीमारी विदेश से आया। चलिए मान लेते हैं विदेश से आया, ठीक है। आज जब विदेश से ये बीमारी शुरुआती दौर में आया था तो हमारे यहाँ केसेस इसके बहुत कम थे। लॉकडाउन में भी बहुत कड़ाई से पालन हो रहा था। आज जो ये 6,000 7,000 केस एक दिन में आ रहा है, ये मजदूर भाई तो विदेश से नहीं ना आए थे। ये सब तो मुंबई से, कोई सूरत से या दिल्ली से, मैक्सिमम तो मजदूर भाई लोग यहीं से आ रहे थे। तो ये लोग तो विदेश से नहीं आए थे। ये लोग कोविड से कैसे इफेक्टेड होते जा रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि ये धीरे धीरे कम्युनिटी में स्प्रेड अप करते जा रहा है। इसकी बातें बड़ा शुरू शुरू में होती थी, स्टेजेस की बातें होती थी। आजकल इसके चर्चा कोई नहीं करता है कि कौन सा स्टेज है, कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है नहीं। ये सब बात अब कोई भी चैनल में हमको नहीं लगता है डिबेट का ये विषय रहता है। कल रात में एक डिबेट देख रहा था, वहाँ पे 5 सेक्टर के लोग आए हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री के थे, टूर एंड ट्रैवल के थे, मैं ये जो सैलून वगैरह का जो चेन होता है बाल काटने का, ये फेशियल ब्लीचिंग, एक उसके थे, और रेस्तरां के एक व्यक्ति थे, और एक जो थे सो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। लगभग ये चारों सेक्टर जो है ना बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, बहुत बुरी तरह। और हमको जहाँ तक हमको लगता है, मैं भी एनालिसिस करता हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि साल भर कम से कम लगेगा संभलते संभलते, और कुछ चीज़ जड़ से चेंज हो जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि हमको लगता है कि लोगों में एक डर समा गया है, हमको ऐसा लग रहा है।
और स्वाभाविक भी है। देखिए एक चीज़ बताइए, ऑफिस में आदमी काम करने जाएगा, दिन भर दुकान खोलेगा, कई तरह के लोगों से आमना सामना होगा। ठीक है, अगर आप वायरस से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, एक शब्द है एसिम्प्टोमेटिक। जहाँ तक हमको इसका अर्थ समझ में आता है, आप भी ज़रा गूगल कर लीजिएगा। एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ लगभग यही है कि आप वायरस से इफेक्टेड हैं, आप वायरस से संक्रमित हैं और वायरस का कोई लक्षण आपके सामने नहीं आएगा। और भाई साहब एक चीज़ बता रहे हैं, जो अभी जांच हो रही है ना, लगभग उन्हीं लोगों की जांच हो रही है जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें वायरस का लक्षण आ रहा है। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं हैं कि हम लोग वैसे लोगों की जांच करें जो इनके ऊपर वायरस का कोई लक्षण नहीं है। एक बार ऐसा चेक किया गया था तो काफ़ी लोग सामने आ गए थे, शायद दिल्ली में चेक हुआ था। जो लोग वायरस से संक्रमित नहीं हैं, एसिम्प्टोमेटिक लोगों का भी जांच किया गया था। लगभग 150 से 200 केस सामने आ गया था, दिल्ली की बात है। तो आप एक चीज़ बताइए, दिन भर हम दुकान में रहेंगे, कई लोगों से मेरा आमना सामना होगा, ये संभव नहीं है जी कि जो ग्राहक आएगा, एक एक ग्राहक का, छोटा छोटा दुकान का मैं बात कर रहा हूँ, एक एक ग्राहक का वो थर्मल स्कैनिंग करे, अब वो देखे कि वो टेम्परेचर बॉडी का उसका नॉर्मल है कि नहीं है। आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गेट पे ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार भाई लोग बैठे हुए हैं, क्या संभव है? कोई ब्रेड लेने आया है तो पहले उसका जांच होगा। अच्छा, वो जो मान लीजिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है और वो आ रहा है सामान लेने, और वो जो पैसा दे रहा है, हो सकता है वायरस उसके द्वारा भी आप तक चला है। इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है कैसे ये ट्रैवल करता है। मतलब ट्रैवल तो ये माने जो चीज़ जिसमें जान ना हो उसके द्वारा ये फैल जाता है। लोग बोलते हैं दरवाज़ा का हैंडल छूने से परहेज कीजिए। अब एक चीज़ और बताइए, आप बोल रहे हैं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन आप सोचें ज़रा सैनिटाइजर का कॉस्ट क्या है, और ज़रा सैनिटाइजर का कॉस्ट और आम आदमी का आमदनी, दोनों से ज़रा तुलना करके देख लीजिए। आज जो ये स्प्रेड जिस तेज़ी से कर रहा है, बिल्कुल कॉमन मैन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। ये तो बेचारा अपना खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस सैनिटाइजर कहाँ से अफोर्ड करेगा? कोई सैनिटाइजर 100 का आता है, कोई 200 का आता है। फ्रीक्वेंटली आप लगाइए, आप बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारे कंट्री का भी ये स्थिति नहीं है कि आम आदमी के जेब में एक 200 का सैनिटाइजर, 100 का सैनिटाइजर पड़ा हो और दिन भर वर्क करे, और वर्क करने के दौरान ही वो सैनिटाइजर दिन भर में ख़त्म हो जाएगा। इतना संभव है? किसी भी तरह से नाक में उंगली चला गया, मुंह, आप बोल रहे हैं कि मुंह और नाक और आंख के द्वारा ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है, सोर्स यही है। हाथ जा सकता है, संभव नहीं है। दिन भर में कहीं कुछ खुजलिए हो गया, आंख में ईचिंग हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी कारण से हो गया, अब वायरस आपके अंदर चला गया तो आप सिम्टोमेटिक हो गए। और जब आप सिम्टोमेटिक हो गए, आपकी कोई जांच नहीं हुई, या आप एसिम्टोमेटिक हैं, आपके अंदर वायरस है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप में कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, और आप घर में आते हैं, घर में वैसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वो लोग तो इफेक्टेड हो जाएंगे ना। और अधिकतर जो चीज़ सामने आ रहा है कि अगर जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जनरली मौत उनकी ज़्यादा हो रही है, परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है। रिकवर अधिकतर वो लोग कर रहे हैं जो पहले से किसी रोग से ग्रसित नहीं है। एक चीज़ बताइए, ये जो डेटा आ रहा है डेथ का, 100-150 डेथ का डेटा जो भी आ रहा है, ये तो उन लोगों का मौत का डेटा है जो लोग वायरस से मर रहे हैं, वायरस से ग्रसित, संक्रमित। लेकिन मौत तो और भी हो रही होंगी, जो लोग हार्ट के पेशेंट होंगे, हार्ट फेल हो रहा होगा लोगों का, और भी कई बीमारी हैं, तो जनरल है। ऐसा नहीं है कि वायरस आया तो बाकी लोगों का मौत बंद हो गया, अब जो भी लोग मरेंगे वो वायरस से ही मरेंगे। हार्ट अटैक आना बंद हो गया, लोगों को कैंसर होना बंद हो गया, ऐसा तो कुछ हमको नहीं लगता है।
वो सब अपने जगह चल रहा है। ये है कि वो ऑफ रिकॉर्ड है। मौतें पहले भी होती थी कि उसका रिकॉर्ड नहीं होता था, रिकॉर्ड में ये लोग आ रहे हैं सिर्फ, यानी ये प्लस है। ये जो भी चीज़, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्राज़ील हो या जर्मनी हो, ये टॉप 3 की बात मैं बोल रहा हूँ। केसेस ज़्यादा हैं, अमेरिका लीड कर रहा है, और सबसे ज़्यादा केसेस लगता है कि पॉपुलेशन का अगर इसमें फैक्टर है तो चीन होना चाहिए था, लेकिन चीन का डेटा क्वेश्चन है, उसका कहना मुश्किल है कि क्या है। तो कुल मिला के बातें इतनी हैं कि आपको बचाव करना है और बड़ा हिफाजत लेके चलना है। देखिए ये थर्मल स्कैनर है ना, अभी इसका कॉस्ट ज़्यादा है, 2-2.5 हज़ार में लोग बेच रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट सही पूछिए तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ नहीं होता है। आप जरा सा कोई भी चीज़ मेटल से बनता है ना, मेटल का कॉस्ट निकालिए। अगर उसमें मान लीजिए एल्युमिनियम, कॉपर, देख लीजिए मार्केट में एल्युमिनियम का क्या भाव है, कॉपर का क्या भाव है केजी का, और प्लास्टिक है, कुल मिला के नो हाउ का पैसा लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। भाई साहब पैंडेमिक है, महामारी चल रहा है, थोड़ा सा मुनाफा को छोड़िए, अब समाज सेवा पे उतरिए। अगर आप ये जो थर्मल स्कैनर है ना, इसका अगर रियल कॉस्ट पे अगर 10% मुनाफा रख दीजिएगा तो 100 रुपया में बिक जाएगा, तो भी 10% आ जाएगा। कॉस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट नहीं होता है। एक आईसी जो 200, 500 में बेचा जाता है, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं है। कॉपर मुश्किल से 1 ग्राम भी कॉपर उसके अंदर नहीं होता है, 1/2 ग्राम कॉपर होता है। 300-400 में सब नो हाउ का पैसा, बस आप इजाद कर लिए, अब आप उससे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कीजिए, माहौल जब बहुत अच्छा होना, हेल्दी हो, सोसाइटी अगर हेल्दी हो, आप हर तरह का बिजनेस कीजिए। अभी क्या है, लोगों की जान जा रही है। आप थर्मल स्कैनर का कॉस्ट को नीचे ले आइए, उसमें गवर्नमेंट टैक्स लेना छोड़ दे। अभी एक एक दुकानदार, एक एक छोटा ऑफिस में थर्मल स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के हाथ में 100 रुपया में अगर मिलने लगे ना, तो हर कोई खरीद ले। एक छोटा छोटा राशन का दुकानदार खरीद ले, और जब ग्राहक आए एक बार जरा सा उसका टेम्परेचर ले लीजिए, और अगर उसका टेम्परेचर जिस तय मानदंड से ऊपर आता हो, जो सेट किया हुआ है, इससे ऊपर अगर हो या, तो आप उनको कृपया कर बोलिए कि आप इलाज में चले जाइए, जांच कराइए। क्यों, किस वजह से? तो प्राइम टेस्टिंग आप यही ना करते हैं, पहले आप टेम्परेचर ले रहे हैं, जो हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या कहीं भी, सबसे पहले आप क्या करते हैं? टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, थर्मामीटर लगा नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, थर्मल स्कैनर। अब बताइए, छोटा छोटा किराना दुकान है या छोटा छोटा ऑफिस है, सब हर आदमी थर्मल स्कैनर अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उसका कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा। अभी कमाने का मौका नहीं है, अभी एग्जिस्ट कर लीजिए पहले, इससे जान तो बचे लोगों का। समाज ही नहीं बचेगा तो बिजनेस आप किसके साथ कीजिएगा? पहले समाज को बचाने का कोशिश कीजिए, लोगों को बचाइए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोग उनको दान दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पे आप बिजनेस की सोच रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत दिन काम किया हूँ, सही पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लूट होता है ऑलवेज। नहीं तो कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट। जैसे हम पंखा बनाते हैं, तो पंखा बनाते हैं तो हर चीज़ का एक होता है कि मेटल है तो लोहे का क्या भाव चल रहा है नया में, 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, और उसमें मेकिंग चार्ज, लेबर चार्ज, मशीनरी चार्ज सब लगा के एक, चलिए ठीक ठाक 70-72 रुपये किलो में बिक जाता है, वो जायज़ लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 45 रुपये का लोहा को 5,000 में बेचा जाए। 1 किलो लोहा 45,000 का रॉ मटेरियल कॉस्ट है, और उसको हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट बना के तो 5,000 रुपया ले रहे हैं। ये गलत है ना। कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होता है। अभी ज़रूरत है उसके कॉस्ट को नीचे आइए। सबसे ज़रूरत का चीज़ है थर्मल स्कैनर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को देखिए इसके साथ ज़िंदगी बिताना है, माने, लेकिन हमको संक्रमित होकर घर में तो नहीं नहाना है। और कैसे हम बचेंगे? मान लीजिए ऑफिस में कोई आता है बाहर से आदमी, या ऑफिस का स्टाफ ही क्यों नहीं आ रहा हो, एक एक आदमी का थर्मल स्कैनिंग पर डे होना चाहिए। हम लोग बाकी जांच नहीं कर सकते, वो जो कंठ में जो टेस्ट होता है किट वाला, वो सब हम लोग नहीं कर सकते। वो तो जो लोगों के सामने जो वायरस का लक्षण आता है उन्हीं लोग का जनरली अभी हो रहा है।
ठीक है, सब कोई का वो जांच नहीं होता है। तो लेकिन हम लोग ये थर्मल स्कैनिंग तो कर सकते हैं, इसमें सरकार तो नहीं मना कर रही है। आप थर्मल स्कैनिंग कीजिए, आप चेक कीजिए, और अगर उनका मान लीजिए टेम्परेचर अधिक है, आप उनको बोलिए कि भाई साहब थोड़ा सा बाकी जांच करा लीजिए, इसलिए कि पहला जांच वही है। इसलिए कि अगर हम ग्रसित हो रहे हैं तो घर में बीमारी ला रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए 15 मिनट में इस पर अभी चर्चा किया, हो सकता है कि कुछ बात मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत को साइड कीजिए, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप उसको एकदम फिल्टर करते जाइए, जैसे छन्ना से चाय को चाय पत्ती फिल्टर करते हैं और चाय पीते हैं। आप देखिए, हो सकता है कि एक दो बात, 1 मिनट का भी बात अगर काम में आ गया तो मेरा बोलना सफल है। मैं अपने विषय में बिल्कुल बात करूंगा, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, और देखिए एकदम संभव नहीं है कि फ़ोन कॉल में हम सब लोगों को अपने बारे में बताएं। मैं एक वीडियो में बता सकता हूं, और अधिकतर नए लोग जो आते हैं ना, उनकी पहली कोशिश होती है वो शॉर्टकट में कुछ चीज़ों का जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों का हल जानना चाहते हैं, और ये 1 बाय 1 कॉल पे समझाना संभव नहीं है। मैं अपना जो मोबाइल नंबर इसलिए देता हूं कि वो सर्च करना थोड़ा इजी होता है। आप सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर अगर यूट्यूब के सर्च बार में डालिएगा तो मोबाइल नंबर 2 नहीं हो सकता है, तो आप मेरा वीडियो तुरंत देख सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरा वॉल्यूम 23 है। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में थोड़ा भी दम है, आप मेरे बाकी वॉल्यूम को देखने का कोशिश कीजिए। देखिए, मेरे जो मैं झेला या झेल रहा हूँ, आज जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि उस सारी बातों को जानने के बाद, जो भी बातें जानने के बाद आप लोग थोड़ा सा अलर्ट खाली हो जाइए। देखिए, अलर्ट करना बड़ा जरूरी है। अब तूफान आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है, मालूम है चक्रवात आ रहा है, तो एनडीआरएफ, मौसम विभाग, गवर्नमेंट, अदर डिपार्टमेंट, सब लोग अलर्ट पे आ गया था। अलर्ट पे आने का नतीजा क्या हुआ कि तैयारी पूरी थी, जैसे तूफान आया वो लोग पूरी स्थिति में लग गए और जिंदगी को सामान्य करने में लोग लग गए। कई लोगों को जो तटवर्ती इलाके हैं उनसे हटाया गया। मतलब ये क्या अलर्ट करने का होता है। मेरा भी बस यही प्रयास है, और कुछ इसके अंदर मेरा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। शुरू से मैं जो भी बिजनेस किया हूँ, ऑलवेज मैं समाज के बारे में पहले, मेरे सबसे किताब में पहले कम्युनिटी, जो हमारा सोसाइटी है, जो आम आदमी है, कॉमन मैन के लिए मैं हमेशा काम किया हूँ। कॉमन मैन को ध्यान में रख के अगर आप चलेंगे ना, तो आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। और वाकई जब तक मैं 2014 में, जब मेरे साथ ये धोखाधड़ी का घटना आईसीआईसी वाला घटा, जिसकी डिटेल के लिए आप वॉल्यूम 1 को तो पहले देखिए, वॉल्यूम 1 के बाद 2 देखिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके सब वॉल्यूम को देखना। एक समय बना लीजिए, फुर्सत का समय जब आपको मिले, हेडफोन लगाइए और हेडफोन लगा के आप देखना चालू कीजिए। कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस जरूर होगा। मैं पहले हमेशा बोलता हूँ, ये जो बैंक का डॉक्यूमेंट होता है ना, ये ब्लैंक पेपर से कम नहीं होता है। आप तो बोलिएगा उसमें तो सब टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। भाई साहब, टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखा होता है। लोन लेते समय आप पढ़े हैं किसी कागज को आज तक? वो जो 20 पन्ना 40 पन्ने का बुकलेट दिया जाता है, टिक लगा के यहाँ साइन करना है, वहाँ साइन करना है, आप पढ़े हैं कभी साइन करते वक्त? सैकड़ा में 99 आदमी नहीं पढ़ता है। वही पढ़ सकता है जो वकील है। वकील साहब जरूर पढ़ेंगे, और हमको नहीं लगता है वकील साहब जनरली लोन लेने जाते हैं। इसलिए कि देखिए, अब तो आज की तारीख में वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, कई वकील की स्थिति बहुत खराब हो गई होगी, आर्थिक स्थिति, अदालत बंद पड़ा है, केसेस मान लीजिए कि ऑनलाइन चल रहा होगा, तो माने मैक्सिमम 90% वकील जो होंगे वो इस स्थिति से बाहर होंगे। आप सोचिए कि उनका खर्चा कैसा चल रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, हमेशा मैं इस बात को, कुछ बातों को मैं ऑलवेज आपके सामने रखूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आज का माहौल है उस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। दूसरा, ये जो बैंक का डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल
आम आदमी के भाषा में होना चाहिए। जिस जगह पे बैंक है उस जगह के बोलचाल के भाषा में होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, कम से कम आप 2 से 7 दिन के लिए ये डॉक्यूमेंट कस्टमर को आप दे दीजिए घर ले जाने के लिए, ताकि वो आराम से इसको पढ़ ले। और मेरा गारंटी है, मैं गारंटी वाली बात कर रहा हूँ, अगर आप उनके भाषा में डॉक्यूमेंट छाप दीजिएगा और 2 से 7 दिन के लिए उनको पढ़ने घर ले जाने के लिए दे दीजिएगा, वो 7वें दिन आके आपको डॉक्यूमेंट लौटा देंगे और हाथ जोड़ लेंगे आपसे। जिंदगी में वो कभी लोन नहीं लेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है जिसको खोल के साफ साफ शब्दों में उदाहरण के साथ समझाना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, विथ कम से कम 2 एग्जाम्पल कि अगर ये टर्म है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर यहाँ पे आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हम कर सकते हैं, किस किस स्टेज पे हम जा सकते हैं। कोई आपसे लोन नहीं लेगा, क्योंकि पब्लिक इसलिए लोन ले लेता है क्योंकि वो जो आप बुकलेट साइन कराते हैं ना, लीगल बुकलेट, जिसका इस्तेमाल जब वो लोन खराब होता है किसी भी वजह से, चाहे वजह कोई भी हो, और जब आप ग्राहक के साथ लीगल में जाते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट को आप पहले पकड़ते हैं और आप वही कोर्ट में जाके दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ इन्होंने साइन किया है। आप जरा कोर्ट को बताते हैं कि इन्होंने पढ़ के साइन किया है? कोई भी नहीं पढ़ के साइन करता है। मैं सरकार से बिल्कुल अपील करता हूँ, दबी जवान में अपील करता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई प्रेस रिपोर्ट, मैं एक साधारण MSME हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ एक अलग है कि 45 इयर्स मेरा बिजनेस का बीता है आउट ऑफ 49 इयर्स। आज उस पर थोड़ा सा शुरुआती चर्चा काफ़ी आवश्यक है। तो मेरे साथ ये है, और मैं एक 9 साल पुराना 10 साल पुराना MSME हूँ। ठीक है, आप MSME का कद्र करते हैं, बहुत खुशी होती है जब चर्चा MSME की होती है। बहुत दुख होता है जब फाइनेंस मिनिस्टर बोली हैं कि इवन कि जो लोन खराब हो गया है, NPA हो गया है, उसको रीस्ट्रक्चर कीजिए, उसको रिवाइव कीजिए। और जब मैं कल फ़ोन किया स्टेट बैंक में, वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो बोली है ना, उसका सर्कुलर अभी तक हम लोग के पास नहीं आया। मतलब 10 दिन बीत गया। डिजिटल युग है, 10 दिन में तो आदमी पूरा वर्ल्ड नाप देगा, लेकिन साहब के पास, स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ भाई, जो वो बातचीत की है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबूत है। ऐसा नहीं कि हवा में मैं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल वो कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिसका कोई सबूत नहीं हो। अब तो सबूत वाला बात बड़ा ज़रूरी हो गया है। अदालत का चक्कर काटते काटते अदालत में सबूत चलता है ना, तो सबूत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कोई भी बात अगर कोर्ट कीजिए, उसके पीछे एविडेंस होना बड़ा ज़रूरी है। एक और बात आपके सामने ला रहा हूँ, आपको लगता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। जो अनुभव मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी बहुत तरह तरह का बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। देखिए, जो सही है वो भी सामने लाना ज़रूरी है, इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और जो खराब अनुभव हुआ है बिजनेस में, मैं बात सिर्फ बिजनेस की कर रहा हूँ। चाहे देखिए, ये जो हम लोग का चैनल है ना, हम लोग का चैनल है, हमारा और आपका। हमारा चैनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके बिना चल ही नहीं सकता है। आप लोग आते हैं, उसको देखते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम फिर आगे अपनी बातों को रखते हैं। तो ये चैनल जब हमारा है, हम का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको भी अगर लगता है कि कोई अनुभव है, आप 3 मिनट का एक वीडियो मैंने खुद से बोलते हुए शूट कीजिए मोबाइल में, और अपने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, खराब एक्सपीरियंस हुआ है उसको भी शेयर कीजिए। बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपको भी एक अनुभव हुआ होगा, ये बाकी लोगों के कम से कम काम आएगा। एक चीज़ खाली कीजिएगा, हमको ऑथराइज कर दीजिएगा ताकि उसको हम अपने चैनल में अपलोड कर सकें। अगर आपका कोई चैनल नहीं है तो जाहिर सी बात है, देखिए मेरे पास कम से कम एक तो प्लस पॉइंट है कि आप लोगों की कृपा से आज लगभग 6,000-700-800 सब्सक्राइबर हैं। कोई भी वीडियो जब अपलोड होता है तो इन 6,000-700-800 लोगों के प्लेटफॉर्म मोबाइल पे चला आता है।
अब वो लोग अपने समय से देखते रहते हैं। ये जो मैं सावधान बैंक लोन कभी नहीं सीरीज चालू किया हूँ, अब तक लगभग मैं देख रहा हूँ 3-3.5 हजार लोग कुल मिला के ये 22 वॉल्यूम को देख चुके हैं। अभी आधे लोगों को देखना बाकी है। तो एक प्लेटफॉर्म तो है, कम से कम 3,000, 6,000, 7,000 लोगों का एक प्लेटफॉर्म है। तो हमको थोड़ा इसलिए ऑथराइज कीजिएगा। कैसे उसको ऑथराइज कीजिएगा कि मैं संजीव वर्मा को ये वीडियो डोनेट कर रहा हूँ, ऑथराइज कर रहा हूँ कि वो मेरी इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। इसका अथॉरिटी आप दीजिए हमको। फर्स्ट कैसे, सिर्फ उस वीडियो में पहला लाइन ये बोलिए और उसके बाद ज़्यादा लंबा नहीं बनाइएगा, टाइम देखते रहिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में 3 मिनट से ज़्यादा आप हमको नहीं लगता है ट्रांसफ़र हो पाता है। पहले से आप सोच लीजिए क्या आपको बोलना है, किस टॉपिक पे लेना है। आप अगर लिखने बैठिएगा अपने ज़िंदगी में बिजनेस एक्सपीरियंस को, सही और गलत एक्सपीरियंस आप लिखना चालू कीजिएगा ना, कम से कम 100-150 मुद्दा बन जाएगा। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, आप बिल्कुल वीडियो बनाइए, 3 मिनट तक का वीडियो बनाइए और उसको सबसे उसमें ऑथोरिटी हमको जरूर दीजिएगा। और कोई भी ऐसी बात उसके अंदर नहीं कीजिएगा जो सरकार विरोधी हो, जो कानून को हिट करता हो, गैर कानूनी हो। ऐसा कोई बात, बहुत सोच समझ के। हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि बहुत लोग इंस्पायर हों, और जो जॉब के लिए लोग जाते हैं ना, वो जॉब की तरफ नहीं जाएं, बिजनेस की तरफ आएं। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना सबको चाहिए। और पढ़ाई का तरीके पे मैं चर्चा करूंगा कि अब आज के समय में पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। पढ़ाई जरूरी है, और पढ़ लिख के ये नहीं कि इधर फार्म भर रहे हैं उधर कंपटीशन दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए समाज में आज के डेट में क्या क्या चल रहा है, बिल्कुल आज पे आइएगा। आप कोई बहुत ब्रांडेड कपड़ा पे मत जाइएगा कि हम एक ब्रांड बना लें, बहुत बड़ा रेडीमेड गारमेंट का, सबका हालत ख़राब है। जाना ही आना नहीं है तो ब्रांड पहन के होगा क्या। ये मामूली टी शर्ट पहन के मैं घर में दिन गुजार रहा हूँ, तो टी शर्ट और हाफ पैंट ये चल रहा है। और ये जनरली 2-3 बहुत लोग हैं, साधारण है, 100, 150, 200 तक का टी शर्ट आ जाता है। अब बहुत चलता है, कितना भी धोइए। ये सब मेरा कम से कम 60, 1.5 साल, 2 साल पुराना सब है। अब बहुत धीरे धीरे जमा हो गया है, 20-25 टी शर्ट हो गया है, फटता जल्दी नहीं है। आज के डेट में ये चल रहा है। और क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है, बत्ती जल रहा है, मैं ज़रूरत का चीज़ सब देखिए क्या क्या चल रहा है। सब होटल इंडस्ट्री बंद है, लगभग बंद है। खुलेगा भी तो लोग सोचेंगे जाने के लिए। ये बहुत बड़ा समस्या है बाल काटने का, वाकई। चूँकि वो जो कटिंग करने वाले होंगे वो तो बिल्कुल आपके सामने हो जाएंगे, उनका सांस, आपका सांस, ये वो। अब बाल बड़ा कब तक करेगा। परिवार में लोग देख रहे हैं एक दूसरे का हेयर कटिंग करने लगे हैं। देखिए, इस वायरस के समय में बहुत नया नया चीज़ देखने को मिला है। देखिए, घर में जब बर्थडे होता था ना, तो हम लोग केक लेके आते थे, और केक का कॉस्ट क्या होता था, 400, 500। बर्थडे अभी भी आ रहा है, केक अभी भी आ रहा है, लेकिन अब घर से आ रहा है, घर के चूल्हे पे बन रहा है, कढ़ाई में केक बन रहा है। मतलब क्या क्या चीज़ जो बाहर हम लोग खाते थे, उस सब चीज़ घर में भेज मोमो बेटी बना ली, केक बेटी बना लेती है। वो क्या करती है, बर्बन बिस्कुट 4 पैकेट लेती है और उसको क्रश कर देती है, और उसमें यूट्यूब में बहुत लोग का बना हुआ है वीडियो, बेटर है वहाँ से जाके देख लीजिए। मैंने अगर 4 पैकेट बर्बन बिस्कुट लिए, अब बाकी रॉ मेट में 100 रुपीज़ में जो केक बन जाता है ना, वो बाहर के केक से 100 टाइम्स बेटर होता है। बाहर के केक में क्या केमिकल डाला जाता है, कब का बना रहता है, कॉस्ट आप देखिए, आना जाना देखिए, इतना आइसिंग रहता है। मतलब नॉर्मल घर में साधारण केक बन रहा है और बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है। हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, फादर का भी बर्थडे सेलिब्रेट किए, बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट किए। इसी वायरस के दौरान मेरा भी बर्थडे लोग 19 मार्च को सेलिब्रेट किया। वायरस का अटैक हो गया था, जैसे अटैक हुआ था हम लोग तो मार्च शुरू से ही, सही पूछे तो घर में क्वारंटाइन हो गए थे। हमारे प्रधानमंत्री लॉकडाउन बाद में किए, हम लोग पहले ही से लॉकडाउन में थे। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आज
चलिए कम शब्द में एक चर्चा कर ही देता हूँ, क्योंकि कल बहुत लोगों का प्रश्न था। सॉरी। देखिए, 4 साल की एज में मैं क्लास 1 में डायरेक्ट एडमिशन मेरा हुआ था, ठीक है, सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना में। उस समय एक मिडिल स्कूल था, जो भी हो, सेंट कैरेंस बहुत छोटा सा उस समय स्कूल था। ये बात है 1975 की, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1971 में बर्थ हुआ था 4 साल के एज में। तो बच्चों में उस समय बच्चों लोग में कॉमिक्स का प्रचलन बहुत होता था। कॉमिक्स में जनरली हम लोग शुरुआत में खाली पिक्चर देखते थे, क्या लिखा रहता था वो तो स्कूल में जब जाएंगे पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो शुरुआत ABCD दिस एंड दैट से होता है, तो फोटो तो देखने में मज़ा आता था। तो कॉमिक्स मेरे बाबूजी खरीद के 2-4 लाते थे, जब ऑफिस से आते थे, कोई अमर चित्र कथा ले आए, इंद्रजाल कॉमिक ले आए। मेरा काम था फोटो देखना उस समय। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल में पढ़ना सीखा तो फिर पढ़ने भी लगा। तो जब मेरे पास कॉमिक्स हो गया तो बगल में एक फ्रेंड था, वो भी सेम स्कूल में पढ़ता था। बोला कि संजीव हमको कॉमिक्स दो ना, मेरे यहाँ कॉमिक्स देखा। तो बोला संजीव हमको कॉमिक्स दो ना। हम बोले कि ठीक है, हम तो तुमको देंगे, लेकिन तुम भी हमको दो कॉमिक्स। तो वो बोला कि ठीक है, हम भी तुमको कॉमिक्स देते हैं। तो मेरे पास 4-5 कॉमिक्स था। हम बोले कि देखो, क्या पता इतना छोटा बच्चा में ये बिजनेस वाला बात कहाँ से घुसा, यही पता नहीं हो मैंने। हम बोले कि देखो, तुम एक कॉमिक दोगे ना तो हम तुमको 4 कॉमिक देंगे, लेकिन तुम्हारा एक कॉमिक हम फिर रख लेंगे। आज तुमको 4 कॉमिक हम पढ़ने के लिए देंगे, 4 दिन के लिए देंगे। तो तैयार हो गया, वो हमको अपना एक कॉमिक दे दिया और हमसे 4 कॉमिक ले लिया। मेरा कलेक्शन बढ़ गया। 4 दिन के बाद वो चारों कॉमिक भी लौट के आ गया। हम देखे कि चलो ये तो अच्छा हुआ, एक ठो नया कॉमिक भी मिल गया पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे इस बात का प्रचार प्रसार चालू हो गया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। मैंने कुल मिला के शाम में अब ड्यूटी हो गया, लड़का लोग आता था, 1 कॉमिक 2 कॉमिक लेके मेरे से कॉमिक लेके जाने लगा। मैंने ये स्थिति थी। धीरे धीरे करके ये एक लाइब्रेरी खुल गया और हमने उस लाइब्रेरी का नाम रख दिया। पापा से हम पूछे, पापा क्या नाम रखो? गांधी जी का नाम रख दो। तो पापा महात्मा गांधी लाइब्रेरी रख दिए। अब मोहर बनवा दिए। अब 4 साल का बच्चा मोहर बनवाने तो नहीं जाएगा, तो पापा एक मोहर बनवा दिए। मोहर में लिखा हुआ है महात्मा गांधी लाइब्रेरी, नेहरू नगर, पटना 13। हम क्या किए कि उस मोहर को हर एक कॉमिक के ऊपर में, बीच में, पीछे में, कहीं कहीं उस मोहर को मारते चले गए। मतलब वो मेरे लाइब्रेरी, इस तरह से ये लाइब्रेरी खुल गया। महात्मा गांधी लाइब्रेरी का मैंने जो उद्घाटन हुआ था वो 1975 में मैंने किया था। अब बिजनेस की शुरुआत वहीं से। कृपया आपसे नम्र निवेदन है, मेरे सभी वॉल्यूम को देखने का कष्ट करें। अगर आपको लगता है, सब्सक्राइब बिल्कुल करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे बच्चों के भी वीडियो देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, उनको भी प्रमोट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।